गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल क्लाइमेट का चैप्टर कंप्लीट किया। मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी नोट्स डाले थे, मुझे पता नहीं वो वीडियोज़ और नोट्स कहाँ गए। अभी ट्राई कर रहे हैं उसको मिलने के लिए, पर मैं आपको फिर भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि वर्ल्ड के अंदर जितना भी चेंजेस हुए हैं या जो भी नयापन है भारत को लेकर के, या जो मुझे लगता है कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, क्यों जैसे ही वीडियो बनाने की सुविधा हमारे पास उपलब्ध होगी, वापस मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। आज हम कर रहे हैं, उस दिन हमने सारा पूरा भारत की स्थल सीमा, जल सीमा वगैरह सब देखा, और रफ में मैंने वीडियो में बनाया था। वीडियो बना करके मैंने उसको आपको बताया था सारा। ठीक है, अब है आज भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में, विद इन द रेफरेंस टू इंडिया, इन रेफरेंस टू साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। दोनों चीज़ें आप अंग्रेजी का ये वाला टाइटल भी रख सकते हैं, इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में बच्चों हमारे भारत के साथ ही लगा हुआ है। जैसे म्यांमार तो हमारे बांग्लादेश तो हमारे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल, भूटान, 3 देश तो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, फिर तिब्बत और चीन आपका आ गया। पर मेन आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। ईस्ट में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस या फिलिपाइन। ठीक है, और तिमोर या तिमर देश, TIMOR, तिमर या टिमोर देश है ना। और ये हमारा भारत जो है, म्यांमार से हमारी जो मैंने आपको अराकान-योमा पर्वतमाला बताई थी, जो सीधे अंडमान निकोबार पानी में डूब जाता है बीच में बंगाल की खाड़ी में, फिर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ अराकान-योमा। ठीक है, लुसाई वगैरह सब बोला था उस दिन। अब अराकान-योमा से भारत और म्यांमार हमारे अलग हो रहे हैं। हमारे शुरू से फ्रेंडली रिलेशंस हुए हैं। भारत के साथ में हमारे इन देशों के बीच हमारी बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे भौतिक समानता है, राजनीतिक समानता है, सामाजिक है, आर्थिक समानता है। आज से लगभग 350 साल पहले म्यांमार वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, भारत का ही देश, भारत का ही हिस्सा था म्यांमार। और सारे हमारे खान पान वगैरह वगैरह काफ़ी सिमिलरिटीज़ थी पहले। अब धीरे धीरे करके स्पेसिफिक क्विजीन जो है खाने का, वो अलग अलग हो गया है। पहनावा हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिलता जुलता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं कि वी आर सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया, पर वो बात की बात है। तो इस प्रकार से हमारा देश जो है बहुत बड़ा विशाल देश है और एशिया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देश है। साइज़ के आकार पर, अपनी स्थिति के आकार पर, अपने जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा और हमारा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, या हमारी जो एग्जिस्टेंस है, डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस है, ये एक विश्व में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारे देश में तुम्हें पता तो है ही, मानसूनी जलवायु हमने कर लिया। तो मानसूनी जलवायु अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, और जहाँ जहाँ अच्छी उपजाऊ मिट्टी, वहाँ हम इंटेंसिव या गहन कृषि करते हैं, यानी एक के साथ 2 फसल या कम क्षेत्रफल से अत्यधिक फसल लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे बौद्ध धर्म हमारे यहाँ, महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए, है ना, बिहार, फुटहिल ऑफ हिमालयाज़। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे देश का ये धर्म सीधे नेपाल, भूटान, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और पूरे म्यांमार से कंपूचिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान तक फैल गया, श्रीलंका हमारे साउथ में। तो इस प्रकार से जो है बौद्धिस्ट धर्म के कारण, बौद्ध धर्म के कारण, या बुद्ध धर्म के कारण, या बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण बौद्ध धर्म का मुख्य अनुयायी या अनुपालक रहा था। जैसे आजकल हम खुदाई करते हैं, चाहे वो हम कर्नाटका में कर रहे हो, चाहे बिहार में हो रही हो, या बंगाल में हो रही हो, लद्दाख में तो अभी भी आपका लद्दाख है, उत्तरी हिमाचल का जो लाहौल स्पीति, और ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं बुद्ध एजुकेशन के और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के हिंदुस्तान के। तो जैसे हेम्फिस गुम्फा जो है, वो सबसे ऊंचा गुम्फा है
सबसे ऊंचा गुम्फा मतलब टेम्पल है, जैसे गुम्फा मीन्स टेम्पल, और वहाँ बुद्धिस्ट आर्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा संरक्षित रखा गया है और उस पर निरंतर काम हो रहा है। और हिमाचल के अंदर तो दलाई लामा जहाँ जब से आए तब से मैक्लोडगंज तो है ही इसका मेन आपका बुद्धिस्ट रिलीजन का एक मेन एस्पेक्ट जहाँ ये फल फूल रहा है। और साउथ ईस्ट एशिया में लगातार उसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और लोग आते हैं, बौद्धिस्ट लोग आते हैं। और जापानी और इन लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि जब वो भारत की भूमि सारनाथ वगैरह में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सिंसियरली डेडिकेटेड लोग हैं। और काफ़ी हद तक ये सही भी है। उनके यहाँ हर चीज़ स्पिरिचुअली बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मनाई जाती है। जैसे हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया रामलीला बहुत धूमधाम से मनाता है, हालांकि ये मुस्लिम देश है और फिर भी वो रामलीला बहुत अच्छे से मनाता है। तो इस प्रकार से हमारे साउथ ईस्ट एशिया से बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। वर्तमान समय में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, लुक टूवर्ड्स द ईस्ट, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी पूर्व की ओर देखो नीति इन देशों के साथ में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता अभिव्यक्त करती है। और सार्क जैसे हमारे हैं जो कमिटमेंट्स, ये सारे कमिटमेंट्स भी हमारे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बने हैं ताकि हमारा परस्पर जो है एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहे। अब भारत और श्रीलंका जो है ये तमिलनाडु का जो धनुषकोटी आइलैंड भी है छोटा सा, और तलाइन मार्ग से केवल श्रीलंका के तलाइन मार्ग से केवल 32 किलोमीटर दूर है धनुषकोटी, है ना, जो दो छोटे छोटे टापुओं से मिलके बना है और जिसको हम एडम ब्रिज कहते हैं और राम सेतु भी बोलते हैं हिंदी में अपन। तो ये राम सेतु तो डूब गया, उसी से एक सैटेलाइट के ज़रिए फाइंड आउट हुआ है। तो ऐसे श्रीलंका से हम जुड़े हुए हैं अभी भी। अब बच्चों इसमें आता है हमारा जो श्रीलंका के पास में जो हमारा उथला समुद्र है उसको हम पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। ये नाम जो है थोड़ा सा याद करने लायक है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जलडमरू मध्य क्या बताया था मैंने, जलडमरू मध्य दो बड़े भूभागों के बीच संकीर्ण समुद्री मार्ग, जैसे आपका इसमें यूरोप में है ना, कौन सा यूरोप में बताया था मैंने आपको, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जो भूमध्य सागर के अंदर एंटर होते हैं, तो छोटा सा संकीर्ण मार्ग है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के पास हमारा ये हो गया। अब कुल मिलाकर बच्चों ये इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी ज़्यादा, पर हमारा देश जो है अपने आप में एक बहुत यूनिक देश है। 71 में तुम्हें पता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश कहलाता है और उसके साथ हमारे ठीक ठाक संबंध हैं। पर ये कॉरिडोर से लेकर के फरक्का वाटर योजना को लेकर के, क्या बोला मैंने, फरक्का योजना क्या है, भारत में तो हम गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा, और उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है मेघना। ठीक है, पद्मा और मेघना नदी के जॉइंट जंक्शन पे फरक्का डैम है, जो पानी जल विवाद बहुत 70s और 80s में बहुत ज़्यादा रहा, अब काफ़ी हद तक सुलझ गया है। और हमारा जो मिदनापुर कॉरिडोर है वो हमारा जो देश मिदनापुर हमारे में है, पर सुंदरबन होने के कारण क्या है, डिमार्केशन प्रॉपर ना होने से घुसपैठिया जिसे बोलते हैं बांग्लादेश के शरणार्थी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान आ चुके हैं। रोंगियाज नॉर्थ में बर्मा की साइड से रोंगियाज आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के कुछ समस्याएं तो हैं, पर इसको अभी हम इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करेंगे, जोर नहीं डालेंगे। इस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा डेल्टा, जो मैं कहना इसलिए बोल रही थी ये चीज़ क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का वो है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जिसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन। क्यों? क्योंकि उसमें सुंदरी नाम का वृक्ष होता है। हिंदी में सुंदरी बोलते हैं, इंग्लिश में मैंग्रोव बोलते हैं। मैंग्रोव जो है ये वाटर लविंग प्लांट है और ये इसकी जड़ें पानी के अंदर उथले सागर में फैलती जाती हैं। तो सुंदरबन डेल्टा हमारा बहुत बड़ा हो गया। तो अब बच्चों हिमालय जो इतना ऊंचा है हमारा, काराकोरम, K2, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी। गॉडविन ऑस्टिन क्यों बोला बच्चों? गॉडविन ऑस्टिन जो थे पर्वतारोही थे। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे फिर भौतिक विभाग के हिंदुस्तान के मई में मैं ये कंटेंट पे डाला था और आपके जून से ये काम किया, तो उसमें मैंने बताया था गॉडविन ऑस्टिन वॉज द माउंटेनियर, पर्वतारोही थे। उन्होंने पर्वत श्रेणी खोजी कराकोरम के अंदर। तो K1,
K2 इसलिए बोला क्योंकि कंचनजंगा भी थी, कंचनजंगा थर्ड हो गई, K1 K2 दो हैं, पर वो पैरेलल हैं, इसलिए उसको हम केवल गुडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी पर्वत शिखर या K2 बोलते हैं। और उसके लिए मैं आपको हर साल एक मूवी दिखाती हूँ अपने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में अपने लैपटॉप के ऊपर, वो है 7 Years इन तिब्बत, जो कि आपके दलाई लामा की लाइफ के ऊपर और उनके ज्योग्राफी के गुरु जो हेनरिच हुए हैं, हेनरिच लामा के जो गुरु थे, ऑस्ट्रियन गुरु, यूरोप का जो ऑस्ट्रिया कंट्री है उसके हेनरिच हेरर ने ये मूवी, उनकी वो पर्वतारोही थे और उनकी लाइफ पे ये मूवी बनी हुई है और इसको ब्रैड पिट ने प्ले किया है। फैंटेस्टिक मूवी, और आप इसे देखना चाहें तो आपको पता लगेगा कि दलाई लामा जो इतनी बड़ी हस्ती दुनिया के अंदर बने हैं, पीस मेकर हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी और नोबेल प्राइज़ विनर, उनको ज्योग्राफी और साइंस, सितारों से, एस्ट्रोनॉमी से कितना प्रेम था। तो ज्योग्राफी में हमेशा आपको जैसे कहती हूँ डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो सब कुछ 99% आपके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी हमारी जो सीमाएं हैं इतनी बड़ी, और विस्तार हमारा सीमाओं का बताया था मैंने, कितना किलोमीटर बताया था आपको, बताया था हमारा पूरा किलोमीटर जो 2933, तो पूर्व से पश्चिम हमारा विस्तार था, उत्तर से दक्षिण हमारा 3214 किलोमीटर विस्तार है, और हमारी जो थलीय सीमाएं हैं वो 15,200 किलोमीटर हैं, और हमारी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान 7 देशों से सीमा मिलती है, और सबसे ज़्यादा सीमा हमारी मिलती है बांग्लादेश से, फिर मिलती है चीन से, फिर मिलती है पाकिस्तान से, फिर मिलती है नेपाल से, फिर परसेंटेज है म्यांमार के साथ, फिर है भूटान के साथ, और अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारा केवल 0.52% ही बाउंड्रीज़ मिलती है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के पास इतने विशाल नवीन मोरदार पर्वत हिमालयाज़ हैं, पश्चिम में थार का मरुस्थल है, दक्षिण में तटीय जलवायु है, इतना बड़ा समुद्र हिंद महासागर है, तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल के आधार पर 7वां विश्व का देश है। तो इस प्रकार से भारत अपने आप में पूरा एक उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हमने की क्योंकि इसकी विशालता को देख करके। अब हिमालय इसको एशिया से हमारे अलग करते हैं, एक भौगोलिक सुनिश्चित भौगोलिक स्वरूप प्रदान करते हैं, मतलब फिक्स फिजिकल फीचर्स हैं, क्योंकि आपका आईटीसी कन्वर्जेंस जोन जो है वो इसी के ऊपर हिमालय उत्तर तिब्बत के पठार के ऊपर ही बनता है, जो और हिमालय से हमारी इतनी पेरिनियल रिवर्स निकलती हैं, इतना रिच सोर्स ऑफ माउंटेन्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करता है, और प्लस हमारे उष्ण मानसूनी जलवायु को भी हिमालय एक तरह से कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि हमारे इन सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके साथ में वियतनाम, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, और पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक हो गया, मालदीव्स दक्षिण में, आइलैंड्स हमारे जो हैं वो इस प्रकार से इसकी हमारी सीमा बनाते हैं। और इससे हटकर हम थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँ आपको, हिमालय में जो हमारी है मुज़ताग, क्योंकि स्पेलिंग MUS है तो J भी हो सकता है और S भी बोल सकते हैं, मुज़ताग, अगील, कुनलुन और कराकोरम, ये जम्मू कश्मीर की सीमा पर हैं। चीन का सीकियांग प्रदेश हमारे साथ में लगा हुआ है, और थोड़ा सा इसके दक्षिण में जो है त्रिकोण का शीर्ष बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है बेटा, त्रिकोण का शीर्ष बिंदु, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो छोड़ा था वहाँ पर बोला था कि मापला जो हमारा पास है वो पास अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से बच्चों हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है पूरी मानसरोवर, वो तिब्बत कैलाश जो है, कैलाश मानसरोवर जो है वो चीन के अधीन, पहले तिब्बत में था और अब चीन के अधीन वो है। तो कुल मिलाकर के हमारी सारी सभ्यता उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि और त्रिकोण का शीर्ष बिंदु और चिकन नेक हमारा बोलते हैं हम कश्मीर का पठानकोट वाला हिस्सा, गुरदासपुर से पठानकोट, यदि पठानकोट के ब्रिज पे इंडियन आर्मी उसको पाकिस्तानी आर्मी उसको अटैक करके उड़ा दे
तो हमारा कश्मीर बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे मुर्गे को गर्दन से उड़ाया जाता है, इसलिए इसको चिकन नेक पॉइंट कहते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हमने चिकन नेक के उससे बचने के लिए हिमाचल से मनाली होते हुए अपना केलांग होते हुए पूरा लद्दाख का, लेह का रूट डिस्कवर किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।